भारत इस वक़्त जिस तरीके से अपनी तरक्की की तरफ जा रहा है, जिस तरीके से गामज़न है, वो नई से नई बुलंदियों को टच करते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने पाकिस्तानी बच्चों को कि पंजाबी के गाने ज़रूर सुनो, सिद्धू मूसेवाले के गाने ज़रूर सुनो। आप बॉलीवुड की, हॉलीवुड की हर मूवी देखते हो, आज की नहीं देख रहे हो, आप बड़े सालों से देख रहे हो। लेकिन खुदारा उनकी खबरें भी सुनो, उनकी अखबारें भी पढ़ो उनकी। उसकी वजह ये है कि उनकी तरक्की भी देखो कैसे कर रहे हैं। आपके लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर दुनिया और है वहां पे। जर्नैलों की अरबपति बीवियों के पास इतनी दौलत आती कहाँ से? अगर हम किसी सियासतदान की दौलत के हवाले से बात करते हैं तो हम फौजी भाइयों के असासों के बारे में बात क्यों नहीं कर पाते? मेरा ये सवाल है ये कि ये किस तरह पढ़ते हैं इनके बच्चे यहाँ पे 1-1 लाख, 1.5 लाख की तनख्वाहों में, कि किस तरीके से उनकी तनख्वाह वो रिपोर्ट करते रहे हैं 65,000 या 70,000 रुपया महीने की, और उससे उन्होंने मैनहट्टन के अंदर किस तरीके से $1.4 मिलियन का अपार्टमेंट खरीदा, प्रॉपर्टी जो $7,500 महीना किराए पे इस वक्त चढ़ी है। फिर किस तरीके से उन्होंने दुबई के अंदर एक आलीशान वहां पे अपार्टमेंट लिया, और अपनी टैक्स रिटर्न या दूसरे कागजात में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं तो दुबई में जॉब करता हूं। हाजी साहब, कोई ऐसी हमें नहीं मिल सकती है कि जाना ना पड़े, काम ना करना पड़े और तनख्वाह भी अच्छी खासी मिल जाए? आपको चाहिए, आप भी या तो फिर कोर कमांडर बनने की कोशिश करती हैं। आप जब पाकिस्तान में थी, आपकी क्या ख्वाहिश है बनने की? मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान फौज का जर्नैल बन जाऊं। मेरी भी ख्वाहिश है ये। शफात शाह साहब मैं समझता हूं और दलेरी के साथ पाकिस्तान में बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनसे, कोई कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको पूछ भी सके, उनको हाथ भी लगा सके। मेरे ख्याल में ये खुले जख्म है पाकिस्तानी कौम के लिए। किसी ना किसी को इनका जवाब देना होगा कि एक तो मैं यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी करप्ट अफसरान जिनको गवर्नमेंट पढ़ने के लिए यहाँ भेजती है अमेरिका और इंग्लैंड में, उनकी यूनिवर्सिटियों से जाके मिलूं कि ये आप इनको क्या पढ़ा रहे हैं, इनको करप्शन सिखा रहे हैं आप, इनको मनी लॉन्ड्रिंग सिखा रहे हैं, और ये बंद करें सिलसिला। और दूसरा, मैं खुद ये कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अमेरिका में बैठा हूं, अमेरिका और कनाडा में जितने करप्ट अफसरान की यहाँ पे प्रॉपर्टियां हैं, मैं खुद उन पे रिसर्च करके उनको एक्सपोज करूं। मैं खुद इसी डायरेक्शन पे जा रहा हूं क्योंकि मैं अहमद दुरानी साहब से बहुत मुतासिर हूं। सैयद अनामुल्लाह शाह जो कि बनी गाला के अंदर खान साहब के घर के इंचार्ज थे, तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है मैं समझता हूं वो भी सुनने वाला है। जो अमीर लोगों के आवारा बच्चे जिनका शुगल है पीटीआई को सारा दिन उर्दू में बैठ के ट्वीट करना, उनके नारे लगाने, उनको चाहिए 2-2 दफा सुने उसको। ये किसी ने इनको बताया कि आप नया पाकिस्तान छोड़ के रियासत मदीना के पीछे हैं। तो खान साहब ने फौरन हाथ में तस्बीह पकड़ी। मैं पीरों के फकीरों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि खुदा के साथ मेरा रिलेशनशिप डायरेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी ब्रोकर और एजेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन खान साहब पता नहीं फिर ऑक्सफोर्ड में क्या पढ़ते रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। देखिए, खान साहब क्रिटिसाइज बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको जो क्रिटिसाइज करे खान साहब उसके उससे दूसरी साइड पे हट जाते हैं। उस्मान बुजदार एक खुला खुला जख्म है पाकिस्तान के लिए, खान साहब के लिए, लेकिन अफसोस की बात है कि उसका जवाब आज तक कोई ना दे सका है ना देगा। बल्कि यहां तक कि खान साहब कहते थे अगर मैं 10 दफा वजीर आजम बनूं तो 10 दफा भी मेरा चीफ मिनिस्टर जो है उस्मान बुजदार ही होगा। मैं कहता हूं कि खान साहब को चाहिए कि सैयद अनामुल्लाह शाह से पूछें कि उसने ये क्यों कहा है नेशनल टीवी के ऊपर आके कि उसको उस्मान बुजदार को सिर्फ वजीर आला बनाने की वजह यही थी कि मैडम पीरनी उसका रिमोट कंट्रोल पंजाब का मैडम पीरनी के हाथ में हो। असद कैसर साहब के बारे में जो खबरें आई हैं कि किस तरीके से वो, उनके पास ना इलेक्शन लड़ने के पैसे थे और मोटरसाइकिल पे घूमते थे। आज उनके 4 मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कारोबार है। भाई उनका लंदन में बैठ के वर्कशॉप चला रहा है, रिपेयर शॉप है उसकी वहां पे, और किस तरीके से दुबई में उनके कारोबार चल रहे हैं। कोई है जवाब इन सब चीजों का दे? मैं ये समझता हूं ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में एक ही बंदे की ड्यूटी है, बल्कि 2 की कर लूंगा मैं, एक की नहीं। एक हमारे आर्मी चीफ है सैयद आसम मुनीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाज़िया नईम, मेरे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं एज यूजुअल। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू शाज़िया। साजिद साहब, पाकिस्तान में तो आपको पता है फरवरी की तारीख अनाउंस हो चुकी है। इलेक्शंस की कोई सूरत हाल नजर तो आ रही है, कहा जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हमारे एक जर्नलिस्ट भाई जो हैं उनकी तस्वीर बहुत वायरल हुई हुई है, उसके हवाले से बात करना चाहेंगे। और साथ ही
उस वक़्त की जो हेडलाइन थी, वो थी जर्नैलों की अरबपति बीवियाँ। मैं पूछना चाहूँगी कि जर्नैलों की अरबपति बीवियों के पास इतनी दौलत आती कहाँ से? और दूसरा मेरा क्वेश्चन होगा कि पाकिस्तान में बसने वाले हर शख्स के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। अगर हम किसी सियासतदान की दौलत के हवाले से बात करते हैं, तो हम फौजी भाइयों के असासों के बारे में बात क्यों नहीं कर पाते? थैंक यू शाज़िया। कल मैं समझता हूँ ये 2-3 दिन पहले अहमद नूरानी साहब जो कि अमेरिका में ही हैं, उनकी एक तस्वीर भी वायरल होती है, फिर उस हवाले से बड़ी उनके बारे में बातें की जाती हैं। बल्कि मैं हैरान था कि लोगों ने मज़ाक उड़ाया उनकी उस तस्वीर का, हालाँकि मुझे उसमें कोई इश्यू नज़र नहीं आया। वो खुद अपनी मेहनत करते हैं, हाइली क्वालिफाइड है, आइवी लीग यूनिवर्सिटियों से उनके पास मास्टर की डिग्री है। जी। और सबसे पहले मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूं, जो पाकिस्तान की खिदमत वो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कोई और दूसरा जर्नलिस्ट इस तरह नहीं कर रहा। और जिस तरीके से पाकिस्तान से वो आए यहाँ पे, जिन हालात में, जिस तरीके से इस जीरो पॉइंट इस्लामाबाद में उनके ऊपर हमला किया गया था, और जिस तरीके से सहाफत के लिए उन्होंने सफर किया है, लोग, मैं समझता हूं कि ज्यादती करते हैं उनके साथ। मेरी फीलिंग्स है। और दूसरा, काम करने का मजाक उड़ाना, ये एक, मैं समझता हूँ पूरी पाकिस्तान की जिन्होंने भी ये ट्वीट इसको किया है, ये जिन्होंने इस पे मजाक उड़ाया, उनको चाहिए उनसे माफी मांगे। वो अपने लिए काम कर रहे हैं, कौन सा किसी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने खुद यहाँ पे सारी जिंदगी 2 मास्टर डिग्रीज होने के बावजूद कौन सा काम ऐसा है जो नहीं किया अमेरिका के अंदर। मैं टैक्सी चलाता रहा हूँ, 7-11 पे काम खुद करता रहा हूं। तो मैं समझता हूं ये एक सख्त ज्यादती की है उन्होंने। लेकिन उसके बाद उस तस्वीर के बारे में मेरे ख्याल में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमद दुरानी साहब का मेरी नजर में कद काट उससे मजीद बड़ा हुआ है उनसे, कि वो अपने हाथों से खुद काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो। लेकिन उन्होंने उसके बाद जो फैक्ट फोकस उनकी जो वेबसाइट है, उसके ऊपर उन्होंने एक पाकिस्तान के साबका लाहौर कोर कमांडर शफात शाह की जो उन्होंने वो जो स्टोरी ब्रेक की है, मैं समझता हूं कि वो एक एक बहुत बड़ा ओपन क्वेश्चन है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और जो मैंने उनका इंटरव्यू सुना है, उन्होंने बार बार हाफिज साहब को चार्ज किया है, जो सिटिंग हमारे आर्मी जनरल हैं, उनको चार्ज किया है, उनसे ये जी। सवाल पूछा है उन्होंने बार बार कि प्लीज, ये दूसरी दुनिया, सारी दूसरे सियासतदानों का एहतसाब तो आप कर रहे हैं, लेकिन शफात शाह जो कोर कमांडर है, उनका भी जवाब दिया, कौम को दें, अगर अगर आप देने की सलाहियत रखते हैं तो। मैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो जो स्टोरी उन्होंने ब्रेक की है कोर कमांडर साहब की, कि किस तरीके से उनकी तनख्वाह वो रिपोर्ट करते रहे हैं 65,000 या 70,000 रुपया महीने की, और उससे उन्होंने मैनहट्टन के अंदर किस तरीके से $1.4 मिलियन का अपार्टमेंट खरीदा, प्रॉपर्टी, जो $7,500 महीना किराए पे इस वक्त चढ़ी है। फिर किस तरीके से उन्होंने दुबई के अंदर एक आलीशान वहां पे अपार्टमेंट लिया, और अपनी टैक्स रिटर्न या दूसरे कागजात में जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा मैं तो दुबई में जॉब करता हूं, और उसकी तनख्वाह से मैंने वो फ्लैट लिया है। हालांकि वो आज तक दुबई, उस पीरियड के अंदर वो दुबई थे ही नहीं। और जब उनसे पूछा गया है कि दुबई में तो आपने नौकरी की नहीं, तो उन्होंने कहा जी हाँ, मुझे तनख्वाह देते रहे हैं वो लोग जिनका मैंने नाम लिखा है, आप उनसे पूछें जाके, मैंने वहां जॉब नहीं की है। हाजी साहब, कोई ऐसी हमें नहीं मिल सकती है कि जाना ना पड़े, काम ना करना पड़े और तनख्वाह भी अच्छी खासी मिल जाए? आपको चाहिए, आप भी या तो फिर कोर कमांडर बनने की कोशिश करती हैं, आप जब पाकिस्तान में थी, या आज भी। मैं जिस तरह मुझसे किसी ने पिछले दिनों खुद पूछा है जी। कि आपकी क्या ख्वाहिश है बनने की। मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान फौज का जर्नैल बन जाऊं। मेरी भी ख्वाहिश है ये। मेरे ख्याल में ये इसमें ख्वाहिश रखने में क्या हर्ज है। देखें जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के अंदर अपार्टमेंट एक 676 लाख का अपार्टमेंट लिया, और वो उससे लिया, वो भारतीय सिटीजन है, मुगले आजम फिल्म बनाने वाले का जो बेटा है, उनसे लिया गया। हुँ, हुँ। शफात शाह साहब, मैं समझता हूं, और दलेरी के साथ पाकिस्तान में बैठे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है उनसे, कोई कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको पूछ भी सके, उनको हाथ भी लगा सके। लेकिन मैं साथ ही साथ ये स्टोरी जो है, मेरे ख्याल में शाजिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा सवाल है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट,
पाकिस्तान के करप्ट सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं समझता हूं कि ये इसका जवाब हमारे मिलिट्री चीफ साहब को देना चाहिए। उसकी वजह, इससे पहले भी एक और मैं यहां पे बात करूं, अहमद दुरानी साहब ने 12 अरब रुपए के चार्जेस लगाए थे बाजवा साहब की फैमिली की प्रॉपर्टीज, 12 अरब रुपए की। उसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया। कहा गया था बाजवा साहब की तरफ से कि फोरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा, लेकिन वो तो ऑडिट अभी भी हो रहा है। मेरे ख्याल में ये खुले जख्म है पाकिस्तानी कौम के लिए। किसी ना किसी को इनका जवाब देना होगा। अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अगर, मुझे लग नहीं रहा कि आपकी ख्वाहिश हो 25 करोड़ लोगों की, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है आगे तरक्की करने की, तो इन सवालों के जवाब दुनिया चाहती है, पाकिस्तानी कौम चाहती है। साजिद साहब, जर्नैलों के हवाले से बात कर लिया, उनकी बीवियों के पास इतनी दौलत कहाँ से आती है? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है, जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, उनकी बीवियाँ ज़्यादातर जो हैं वो हाउसवाइफ होती हैं। वो नौकरी नहीं कर रही होती हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उनके पास करोड़ों अरबों की जायदादें आ जाती हैं। आप क्या समझते हैं, ये उनको विरासत में मिल रही हैं, या कौन-सा ऐसा सोर्स है जहाँ से उनकी बेगमात इतनी अमीर हो जाती हैं? ये करप्शन की स्टोरी है सारी। मैं समझता हूं कि अहमद नूरानी साहब ने बहुत बड़ा एहसान किया इस कौम के ऊपर। फरिया शाह हैं जो बीवी हैं शफाज शाह की, उनके बारे में उन्होंने लिखा कि किस तरीके से वो इन्वॉल्व थी इस सारे सिलसिले में। और जो भारतीय सिटीजन जिससे लंदन का प्लॉट लिया गया, वो फरीहा शाह जो है शफाज शाह की बीवी, उनके नाम ट्रांसफर हुआ। फिर रजा शाह जो उनका एक बेटा है, जिसके बारे में उन्होंने हमारे बड़े शाह साहब शफाज शाह साहब ने फरमाया कि मैंने लंदन का फ्लैट जो है उसकी पढ़ाई के लिए लिया था, वो आज तक लंदन गए ही नहीं पढ़ने के लिए, वो अमेरिका में पढ़ रहा है। और मेरा ये सवाल है ये कि ये किस तरह पढ़ते हैं इनके बच्चे यहाँ पे 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख की तनख्वाहों में। बल्कि शाजिया, मैंने अहमद दुरानी साहब से मुतासर होकर खुद सोच रहा हूं, क्योंकि मैं वकील हूं और अमेरिका में रहता हूं। मैं खुद सोच रहा हूं अपने कौम की खिदमत करूं, मुल्क की खिदमत करूं, और वो किस तरीके से करूं। मैं खुद सोच रहा हूं कि एक तो मैं यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी करप्ट अफसरान जिनको गवर्नमेंट पढ़ने के लिए यहाँ भेजती है अमेरिका और इंग्लैंड में, उनकी यूनिवर्सिटियों से जाके मिलूं कि ये आप इनको क्या पढ़ा रहे हैं। ये इनको करप्शन सिखा रहे हैं आप, इनको मनी लॉन्ड्रिंग सिखा रहे हैं, और ये बंद करें सिलसिला। और दूसरा, मैं खुद ये कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अमेरिका में बैठा हूं, अमेरिका और कनाडा में जितने करप्ट अफसरान की यहाँ पे प्रॉपर्टियां हैं, मैं खुद उन पे रिसर्च करके उनको एक्सपोज करूं। मैं खुद इसी डायरेक्शन पे जा रहा हूं, क्योंकि मैं अहमद दुरानी साहब से बहुत मुतासिर हूं। साजिद साहब, अहमद नूरानी साहब की बात आई, करप्शन के हवाले से बात आई, बनीगाला के हवाले से भी बात कर ली जाए अगर, क्योंकि हमारा टॉपिक उसी तरफ चल रहा है। सलीम साफ़ी साहब ने एक प्रोग्राम अभी किया है बनीगाला के हवाले से। आप उस प्रोग्राम के हवाले पे क्या कहेंगे? क्या आपकी राय है? इस पिछले हफ्ते के 10 दिन के अंदर 2 बड़ी खबरें मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर थी, जी। जिनको पता नहीं फिर सेंसिटिव लोगों ने इनको तवज्जो दी है या नहीं दी, देनी चाहिए थी। एक खबर तो ये अहमद दुरानी साहब की, शफात शाह कोर कमांडर लाहौर, इनकी खबर थी फैक्ट फोकस पे। और दूसरी खबर जो है वो सलीम साफी साहब ने जिरगा के अंदर सैयद अनामुल्ला शाह, जो कि बनी गाला के अंदर खान साहब के घर के इंचार्ज थे, तो जी। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, मैं समझता हूं वो भी सुनने वाला है। उसको भी मैं समझता हूं कि मेरे हर बच्चे, जो अमीर लोगों के आवारा बच्चे जिनका शुगल है पीटीआई को सारा दिन उर्दू में बैठ के ट्वीट करना, उनके नारे लगाने, उनको चाहिए 2-2 दफा सुने उसको। अगर और देखें, एक और मैं बात है, एक जो ट्रेंड जी। है, जो 25 करोड़ लोगों की बदनसीबी है, जिस खबर से डिसएग्री करें उसको कह देते हैं ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये वीडियो जाली है, ये ऑडियो जाली है, ये तो जी इधर भी बन जाती है, फलां भी बना लेता है। और सैयद अनामुल्ला शाह ने लाइव बैठ के टीवी के ऊपर इंटरव्यू दिया, सुन लेना उसको, कि किस तरीके से मैडम पीरनी जो है वो पाकिस्तान की किस्मत के फैसले लोगों की तस्वीरें देख देख कर करती रही है। किस तरीके से खान साहब ने आज तक उसकी बात को डिनाई नहीं किया। आज तक जो वो कहती थी वो पत्थर पे लकीर होती थी वो। और किस तरीके से बकरों और बकरों की सिरियां जो है कब्रिस्तानों में जाती रही हैं। किस तरीके से सारी कौम को उसने एक एटॉमिक पावर को चलाया है, एक एक मैडम पीरनी ने। ये एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूं, एक
ये दूसरा शॉक था पाकिस्तान के लिए। साथ ये ही साथ बहुत बड़े इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, उनकी एजुकेशन जो है वो इंग्लैंड में हुई है और मेरा ख़्याल है कि वहाँ के पढ़ने वाले लोग जो हैं वो ज़रा ब्रॉड माइंडेड होते हैं। वो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं लाइक जादू टूना और इस मतलब नज़र और ये सारी चीज़ें, क्या आप समझते हैं कि उनका इन चीज़ों पे बिलीव होता है? ये तो बहुत डिफरेंट और एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ लग रही है कि इमरान खान साहब कहाँ से पढ़कर आए और वो बिलीव किन चीज़ों पे कर रहे थे? उसमें शाज़िया मेरी ऑब्जर्वेशन है खान साहब के हवाले से, खान साहब मैकियावेली के फॉलोअर हैं। मैकियावेली जो कि इटली का एक फिलॉसफर था, उसके बारे में उसने किताब भी लिखी द प्रिंस। वो मैकियावेली ये कहता था कि वो पावर पॉलिटिक्स में बिलीव करता था और वो समझता था कि पावर अचीव करनी चाहिए चाहे किसी कीमत पे, वो पावर चाहे किसी को मार के, खरीद के, धोखे से, फ्रॉड से। लेकिन ये कि प्रिंस को अपने आप को बचाना किस तरह है, उसके फॉलोअर है, उसको उससे इंस्पायर्ड है। दूसरी मैं यहाँ बात ये करना चाहूंगा कि खान साहब पाकिस्तान जब गए थे, जो इनकी ये बार बार कहते हैं 26 साल 27 साल की मेरी एफर्ट है, उस वक्त एफर्ट इनकी नए पाकिस्तान की थी, तहरीक इंसाफ की थी कि इंसाफ पाकिस्तान के अंदर किया जाएगा। जी। ये मूवमेंट लेके उन्होंने शुरू की। लेकिन जब पाकिस्तान में पहुंचे, अब मैं बताना चाहूंगा, पाकिस्तान में पहुंचे जब शुरू में बिल्कुल ऐसे ही थे। देख लें इनकी वो मियां वाली एक खातून के साथ कितनी ओपन इनकी वीडियो आई और कई चीजें, इनके ख्यालात। लेकिन जब पाकिस्तान में पहुंचे तो इनको हमारी एजेंसियों के जो इनके दोस्त थे उन्होंने बताया कि मौलाना खादम रिजवी का बहुत बड़ा वोट बैंक है पंजाब के अंदर, आप प्लीज उसके ऊपर डाका मारें। तो ये किसी ने इनको बताया कि आप नया पाकिस्तान छोड़ के रियासत मदीना के पीछे हैं। तो खान साहब ने फौरन हाथ में तस्बीह पकड़ी और साथ दूसरा ये कि इनका अकीदा पहले भी कुछ कमजोर था। कभी ये जेलम में किसी पीर के साथ बैठते थे जाके, कभी कहीं से पीर ढूंढते थे। मेरे ख्याल में मैं पीरों के फकीरों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि खुदा के साथ मेरा रिलेशनशिप डायरेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी ब्रोकर और एजेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन खान साहब पता नहीं फिर ऑक्सफोर्ड में क्या पढ़ते रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। और फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने किस खूबसूरती के साथ, बल्कि सैयद अनामुल्लाह शाह जो कि बनी गाला के जो इंचार्ज थे, उन्होंने भी बताया है कि बुजदार को पिक करने की रीजन क्या थी। फिर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने एक ऐसे इंसान को पकड़ा जिसके बारे में अगले दिन मुबशर लुकमान साहब ने कहा कि वो 25-25 हजार रुपया कांस्टेबल की ट्रांसफर के भी लेता रहा है और डेली बेस पे 200 से 250 कांस्टेबल की ट्रांसफर की जाती थी 25-25 हजार रुपया लेके। अब जब आप 25 हजार रुपया भी ना छोड़ें आप रिश्वत का, और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोग जो हैं, जो कि जिन्होंने अपनी जिंदगी इमरान खान को दी, जिसमें मुबशर साहब हैं और दूसरा जी। उसमें अलीम शाह है, जिनका इख्तलाफ ही शुरू इस वजह से हुआ था कि वो और हमारे सिटिंग आर्मी चीफ भी, इनका मसला ही इस चीज से शुरू हुआ था कि उन्होंने हमारे मुर्शद को कहा था कि आपके आसपास आपके घर में रिश्वत हो रही है, आपके घर में गलत पैसा आ रहा है, और खान साहब ने कहा नहीं, पीरनी को। बल्कि देखे जो नामुल्ला शाह है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है किस तरीके से ऑन चौधरी साहब जो है वो ये खुद उन्होंने कहा है कि मैं उस वक्त इनकी इनाग्रेशन के कार्ड देता फिर रहा था और किस तरीके से कॉल आई कि तुम खुद नहीं आ सकते। तो ये एक आई ओपनिंग चीजें हैं मेरे ख्याल में। खान साहब का की पर्सनैलिटी स्टेबल नहीं है मेरे ख्याल में। लोग इस तरह नहीं करते कि अपने जो दरीना साथी हो, अगर वो आपसे, वो जो क्वेटे वाले इनके दोस्त हैं, वो भी जब उन्होंने वो फॉरेन फंडिंग के बारे में केस किया, बात बताई, तो खान साहब उसे वो साइड चेंज कर गए। किसी दोस्त के साथ ना रहना, किसी मर्द शनासी ना होना, टीम बिल्डर ना होना, गलत लोगों में फिरना, और फिर पावर पॉलिटिक्स की खातर जो कुछ सामने आए उसको मेरा मकसद है तबाही फेर देनी। ये सियासत नहीं है, बल्कि एक और बात है। सियासत भी किस चीज का जी। बात, सियासत मेरे ख्याल में कुछ लेना होता है, कुछ देना होता है। मिडल ग्राउंड पे आके चीजों को मुल्की मफाद के अंदर, कौम के मफाद के अंदर, अपने वोटर्स के मफाद की खातर चीजों पे कंप्रोमाइज करके आगे बढ़ा जाता है। खान साहब को जी, ये आदत बिल्कुल। नहीं है। खान साहब अपने टन्योर में आप देख लें, खान साहब एक बहुत बड़े लीडर होते अगर खान साहब असेंबलियों से ना भागते, अगर अपोजिशन में बैठते, वहां पे क्रिटिसाइज करते। जो एक जमहूरियत का हुस्न है, एक हेल्दी अपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती।
लेकिन खान साहब ने वो रोल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि खान साहब को सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए होती है। ही इज अ पावर हंग्री पर्सन। और मेरे ख्याल में उसकी सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है कि जो बंदा यही चाहता हो कि अगर मैं ही जीतूंगा तो इलेक्शन ठीक है, अगर मैं नहीं जीत रहा तो फिर इलेक्शन ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में खान साहब के पास सियासत का कोई तजर्बा ना है, ना अभी भी उनके पास इसकी कोई समझ नहीं है बिल्कुल भी। आई विश के खान साहब पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए, पाकिस्तान के मुल्की मुफाद में फैसले करते। मेरे जैसे बंदों जो बाहर बैठे हैं, उनका सबसे बड़ा अलमिया यही है कि उन्हें कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करता नजर नहीं आ रहा है। साजिद साहब, आपने कहा कि इमरान खान साहब को अपोजिशन में बैठना चाहिए था, लेकिन हम ये भी देखते हैं, हम आई विटनेस हैं इस चीज के, कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो अपोजिशन भी नहीं थी। वो मुकाबले की उसके ऊपर नहीं आना चाहते थे कि वो किसी के साथ नेगोशिएट करें, किसी के साथ बात करें, वो नहीं चाहते। वो शायद वन मैन आर्मी बनना चाह रहे हैं या क्या है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, खान साहब क्रिटिसाइज बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनको जो क्रिटिसाइज करे खान साहब उसके उससे दूसरी साइड पे हट जाते हैं। उस्मान बुजदार एक खुला खुला जख्म है पाकिस्तान के लिए, खान साहब के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि उसका जवाब आज तक कोई ना दे सका है ना देगा। बल्कि यहां तक कि खान साहब कहते थे अगर मैं 10 दफा वजीर आजम बनूं तो 10 दफा भी मेरा चीफ मिनिस्टर जो है उस्मान बुजदार ही होगा। मैं कहता हूं कि खान साहब को चाहिए कि सैयद अनामुल्लाह शाह से पूछें कि उसने ये क्यों कहा है नेशनल टीवी के ऊपर आके कि उसको उस्मान बुजदार को सिर्फ वजीर आला बनाने की वजह यही थी कि मैडम पीरनी उसका रिमोट कंट्रोल पंजाब का मैडम पीरनी के हाथ में हो। अब जिस तरीके से मैडम गोगी जो है उनकी जायदादों के चीजें कागजात बाहर आ रहे हैं, उनके जो पासपोर्ट बनाए गए हैं फौरन दूसरे ममालिक के, और जिस तरीके से मैडम पीरनी का लड़का जो इब्राहिम है वो भी इस वक्त स्पेन में मैडम गोगी के साथ ही बैठा है, तो ये फिर भाग कर क्यों गए हैं? इनको चाहिए फिर वहां से भी बैठ के जवाब तो दें ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करें। स्पेन से भी चीजें सोशल मीडिया चल रहा है, ट्वीट ही कर दें, अपने प्रूफ है जी, मैं मेरे ऊपर गलत इल्जाम है, जवाब तो देना इन चीजों के। बिल्कुल। लेकिन ये कि ना जवाब इनके पास है। मैं बल्कि इसके साथ और कहूंगा, तीसरी खबर सबसे बड़ी ये थी असद कैसर जी। साहब के बारे में जो खबरें आई हैं कि किस तरीके से वो उनके पास ना इलेक्शन लड़ने के पैसे थे और मोटरसाइकिल पे घूमते थे। आज उनके 4 मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कारोबार है। भाई उनका लंदन में बैठ के वर्कशॉप चला रहा है, रिपेयर शॉप है उसकी वहां पे, और किस तरीके से दुबई में उनके कारोबार चल रहे हैं। कोई है जवाब इन सब चीजों का दे? मैं ये समझता हूं ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में एक ही बंदे की ड्यूटी है, बल्कि 2 की कर लूंगा मैं, एक की नहीं। एक हमारे आर्मी चीफ है सैयद आसम मुनीर साहब, जिनको अहमद दुरानी साहब ने बार बार चार्ज किया है कि जवाब दें मिलिट्री के करप्शन का। और दूसरा मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मैं जो जिससे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, काजी फायज ईसा साहब हैं। और मैं जी। मेरी रिक्वेस्ट है ये, ना आपने सारी वो जिंदगी आर्मी चीफ रहना है और ना उन्होंने सारी जिंदगी चीफ जज रहना है। यहाँ पे कई लोग आए हैं, 76 साल से करप्ट लोग आए हैं, हम्म। करेक्टरलेस लोग आते रहे हैं, जिनको मैं पाकिस्तानी कहते हुए भी शर्म आती है कि वो पाकिस्तानी थे ही नहीं। बल्कि मेरा आज और एक मैं बार बार ये कहता हूं, काश पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी हो। मुझे इस वक्त पाकिस्तान में एक भी पाकिस्तानी नजर नहीं आ रहा। साजिद साहब, अमेरिका और भारत के अहम वज़रा की मुलाकात के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, भारत के अंदर इस वक्त दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत इस वक्त जिस तरीके से अपनी तरक्की की तरफ जा रहा है, जिस तरीके से गामजन है, वो नई से नई बुलंदियों को टच करते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं अपने पाकिस्तानी बच्चों को कि पंजाबी के गाने जरूर सुनो, सिद्धू मूसेवाले के गाने जरूर सुनो। आप हम्म। हॉलीवुड की हर मूवी देखते हो, आज की नहीं देख रहे हो, आप बड़े सालों से देख रहे हो, लेकिन खुदा रहा उनकी खबरें भी सुनो, उनकी अखबारें भी पढ़ो उनकी। उसकी वजह यह है कि उनकी तरक्की भी देखो कैसे कर रहे हैं। आपके लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर दुनिया और है वहां पे। और ये 2+2 मीटिंग जो हुई है, ये भी मेरे लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर न्यू दिल्ली में हुई है, जिसमें टोनी बिल्कन और आस्टन लॉयड, जो कि अमेरिका के वजीर खारजा हैं और दूसरे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी मीटिंग जिसको नाम दिया जा रहा है 2+2, इनकी मीटिंग्स न्यू दिल्ली में हुई है, जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन की बातें हुई हैं, जहां उन्होंने पूरे इस एरिया की डिफेंस के बारे में चीजें डिस्कस की हैं।
जो उन्होंने नए जो स्टार्टअप है, उनके डिफेंस के रिलेटेड स्टार्टअप है, उनके बारे में बातें की हैं। यहाँ ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर फ्यूचर में फाइटर जेट भी बन रहे हैं, अमेरिका बना रहा है, उनके इंजन भी बन रहे हैं और वहाँ पे सबमरीन भी बनेगी और शिप्स भी बनेंगे। और ये सारी चीज़ें एप्पल और गूगल के टेलीफ़ोन और दूसरी चीज़ों के बाद हैं, टेस्ला के बाद हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट तो ये है कि जो भी पाकिस्तान के फैसले करने वाले हैं, काश ये वो सोचें कि कहीं भी इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती जब तक हालात साजगार ना हो, जब तक वहां से दहशतगर्दी का पूरा सफाया ना किया जा सके। लेकिन फिर क्या करें, साथ ही शफात शाह साहब जैसे कोर कमांडर हैं, जो एक पाकिस्तान के लिए नासूर हैं, वो ओपन जख्म है, जो मुगल आजम मूवी बनाने वालों के साथ मिलके लंदन में उनके फ्लैट लेते हैं, उनसे चीजें लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये जब तक आप सारा कुछ धोकर साफ नहीं करेंगे, जब तक बिल्डिंगें, इस सारी बिल्डिंग इतनी करप्ट हो चुकी है, अब इसको ठीक करने का टाइम नहीं है। मेरा ख्याल में गिरा के नई बिल्डिंग बनाए तभी बेहतर होगी। मेरे जैसे लोग आलेलान कहते हैं कि आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है, 1947 में एक धोखा ही दिया गया है। लोगों को, मुहाजिरीन को बुला के उनको कहा इस्लाम के नाम पर के आए, पाकिस्तान का मतलब क्या, और आगे ये रख दिया जो आपके पास आज है। हर बंदा करप्ट है, हर बंदा फॉर सेल है, हर डिपार्टमेंट फेल है। मैं बल्कि एक प्रोग्राम पूरा करना चाहूंगा जिसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं कि कौमें मॉरली बैंकरप्ट किस तरह होती हैं, किस तरीके से सोसाइटी के अंदर जब शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया जाए, जब पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर लोग शरीफ आदमी को बच्ची का रिश्ता ना दें, उसको उर्दू में या सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है मॉरली बैंकरप्ट। हम किस तरीके से एज अ सोसाइटी मॉरली बैंकरप्ट हो चुके हैं आज। रिश्वत को एक्सेप्ट कर चुके हैं, फ्रॉड को एक्सेप्ट कर चुके हैं, धोखाधड़ी को ब्रैग करते हैं, फखर से बताते हैं कि मैंने पाकिस्तान को इस खूबसूरती से लूटा है, मैं करप्शन। अब मैं इस पे एक और है वो जो भी मैं बल्कि बात करना चाहूंगा, वो कई मिठू यहाँ पे पैदा हो चुके हैं, कई मिठू हैं और आलेलान उनके साथ रिश्तेदारियां हैं। आलेलान उनके खिलाफ अगले दिन एफआईए ने एक लेटर लिखा है, लेकिन शाम को ही लेटर वापस ले लिया है। लेकिन क्यों हर बंदा मियां मिठू बन के फिर रहा है पाकिस्तान दिलेरी के साथ, और फिर दिलेरी के साथ, और इनको पता नहीं है कि मरना। जितने लोगों की मैंने बात की है, मैं शफात शाह से एक मिनट शाह, आज बात जो कर रहे हैं शफात शाह साहब से जी। शफात शाह साहब कोर कमांडर रहे हैं परवेज मुशर्रफ के दौर में। उनकी जिंदगी कितनी बची होगी, 5 साल, 10 साल। तो उसके बाद साथ क्या जाएगा, जूते जाएंगे, जलालत जाएगी साथ। और मैं गारंटी कर देता हूं वो रजा शाह जो उनका बेटा है, हो सकता है दुआ भी ना करे उनके लिए। पता नहीं ये फिर ये करप्शन करने वाले ये लोग जो हैं, ये सोचते हैं क्यों। खान साहब की जिंदगी कितनी है, 71 साल तो हो चुके हैं उनको, कितने साल और जिंदा रहेंगे। क्यों नहीं उन्होंने पाकिस्तान को डिलीवर कुछ किया, क्या वजह है। कितने साल और 10 साल ज्यादा कर लेंगे मैक्सिमम। तो पता नहीं फिर क्या बात है, लोगों को ना लेगेसी का शौक रहा है, ना मौत का डर है। अगर मौत का डर हो तो कौमें इस तरह करती हैं जिस तरह आज हो रहा है। मेरा ये क्वेश्चन है इनसे, पिछले बंदयाल साहब में क्या कितने साल जिंदा रह लेंगे। मैं अभी मेरा ये क्वेश्चन है, बल्कि अपना हमारे जो इस वक्त चीफ जज है, कितने साल और जिंदा रह लेंगे। कोई शौक भी नहीं है इनको, कोई कौम को कुछ देकर जाए। और उसकी वजह यह है, मैं ब्लेम करूंगा इन सबको, उसकी वजह यह है, अपने बच्चे लंदन में पढ़ाते हो, अपने बच्चे अमेरिका में पढ़ाते हो, इंक्लूडिंग शफात शाह, और कौम को कहते हो जिहाद करो। और कौम तुमने इतनी अंधी कर दी है कि उर्दू, उनको इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं आता, ट्वीट करते हैं वो भी उर्दू में करते हैं। इतना जुल्म तुम 25 करोड़ लोगों को किस तरह मैं ब्लेम करूं, जब उनकी आंखों में पट्टियां बांध दी हैं, उनको बात बात जिहालत और जिहाद के टीके लगाते हो बार बार। और खुद तुम्हारी उसका बच्चा रजा शाह जो है, शफात शाह का, वो यहाँ न्यूयॉर्क में फिर रहा है, अमेरिका के अंदर। मैं किसको ब्लेम करूं, मैं ब्लेम करूंगा शफात शाह को फिर, क्योंकि ये 25 करोड़ तो अंधे हैं आंखों से। ये तो अपना फैसला करने के, आपने इनमें सलाहियत नहीं छोड़ी कि अपने फैसले कर सकेंगे। लेकिन ये कि शाजिया किसी ना किसी को पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, किसी ना किसी को मुसलमान बनना पड़ेगा। पता नहीं क्या बात है कि आप इस्लाम और कौमियत से इतना दूर क्यों भागते हैं, क्यों डरते हैं इससे, क्यों आप नेशनलिज्म से इतना दूर भागते हैं, क्या वजह है। और न्यूयॉर्क में भी कब्रें हैं, लोग मरते हैं, न्यूयॉर्क में भी लोग, लंदन में भी मर रहे हैं, कब्रें वहां भी बन रही हैं। कुछ शर्म करो।
साजिद साहब मुसलमानों के हवाले से बात आ गई है तो हम गज़ा के हवाले से भी बात कर लें। गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पे मैं चाहूँगी कि आप कुछ बोलें। उसमें सबसे बड़ा जो मैं जिस तरह दुखी हूँ पाकिस्तान के हालात से, मैं दुखी हूँ उन हालात से भी, उसकी वजह ये है कि अरब लीग और ओआईसी का इजलास हुआ था रियाज के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर। 57 मुसलमान मुल्कों ने वहां पे उसमें शमूलियत इख्तियार की। ईरान ने वहां पे रेजोल्यूशन पेश किया था कि इसराइल को दहशतगर्द कंट्री डिक्लेयर किया जाए। वो रेजोल्यूशन भी नहीं पास हो सका। उसके बाद सीरिया ने रेजोल्यूशन पेश किया कि इसराइल के साथ सफारती रिलेशनशिप मुसलमान मुल्कों को चाहिए कि वो खत्म कर लें। वो भी नहीं पास हो सका। तो फिर कौमें जिस तरह जो इस वक्त फलस्तीन में हो रहा है, फिर आप डिजर्व करते हैं जो आपके साथ हो रहा है। जो कौमें 57 मुल्क मिल के भी अगर फलस्तीन के साथ खड़े नहीं हो सके, तो आप खुद ये फैसला करें कि आपके साथ क्या होना चाहिए। हालांकि मुझे एतराज है इस चीज पे कि आज फलस्तीन के ऊपर ये हो रहा है, तो मेरे बच्चे जो लौंडे लपाड़े अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे जो हैं, वो सारे तड़प रहे हैं, कहते जी हमें जाने दो, फलस्तीन जिहाद करना है, हमने जिहाद। और यार बॉर्डर पे टीटीपी मार रही है तुमको, उधर नहीं जाते हो तुम, चलो उसको भी छोड़ दें। चाइना के अंदर 2000 मस्जिदें शहीद कर दी गई हैं, उधर भी नहीं जाते हो, चलो उसको भी छोड़ देते हैं। रोहिंग्या मुसलमान बर्मा के जो है उनको जलीलो ख्वार किया जा रहा है पूरी दुनिया में, आप उनके लिए भी नहीं बोल रहे। तो बोलोगे किसके लिए फिर? किसको ब्लेम करोगे? 57 कंट्रीज मिलके भी इसराइल के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके, किसको ब्लेम करोगे? मैं बता देता हूं किसको ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि तुम सब पीछे पैसे के पीछे पड़े। सिर्फ इस वक्त इस्लामिक मुल्क जो है वो अपने अपने मुफाद के पीछे है। और इस्लामिक मुल्क क्या है? आधे तो मुल्क जो है वो चल रहे हैं, जो उनके वो बादशाह चला रहे हैं, जिनकी सबकी बीवियां ब्रिटिश और अमेरिकन है। रवाज है इस वक्त आपके जितने ये अरबों के कंट्रीज हैं, वो उनके बच्चे यहां पढ़ने आते हैं, जाती दफा यहां से गोरियां साथ ले जाते हैं। आधे तो अब अरब रही नहीं है। वो उस किंग ऑफ जॉर्डन की सबसे बड़ी मिसाल ले लें, उसकी मां ब्रिटिश है। पूछा जाए तो वो कहता है मैं हाशमियत हूं, मैं हाशमी। तो फिर हाशमी फैसले किस तरह करेंगे जिनकी माए ब्रिटिश है? ये शाजिया एक नहीं है, ये मेरे जैसे लोगों का अलमिया दुख है। तड़पते फिर रहे हैं हम दुनिया में कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये बिल्कुल, इजराइल उस वक्त तक बम्बार्डमेंट बंद नहीं करेगा जब तक वो अपने टारगेट अचीव ना कर ले। ये उनकी हिस्ट्री है। ये 15 सालों के अंदर 5 जंगें हुई हैं, जरा पढ़ के देख लें उनको कि वो कब अब बम्बार्डमेंट बंद करते हैं, जब अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। लेकिन इसमें मैं एक दूसरा ब्लेम आज हमास पे करूंगा। हमास ने ये गेम शुरू की थी, उनके पास प्लान बी क्यों नहीं था कि 2 मिलियन लोगों का क्या किया जाएगा? जब इजराइल रिटेलिएट करेगा फिर हम कहां जाएंगे? जवाब दो बाहर निकल के, क्योंकि आज फिर वो कह रहे हैं कि अल शिफा हॉस्पिटल से उन्होंने सारे बच्चों को सड़कों पे निकाल के रख दिया। वो कहते हैं इसके नीचे हमास बैठी है। हमास को चाहिए इसका जवाब दे। हमास को चाहिए जो गेम शुरू की है इसको बताए कि हमने बंद किस तरह करनी थी, हमारा क्या प्लान था, बताएं बाहर निकल के। और ये 57 मुल्क जो है वहां से जहाजों पे चढ़ के गए हैं, इंक्लूडिंग ईरान के जो सदर हैं, पहली दफा सऊदी, ये जहाजों पे चढ़ के वापस किस मुंह से आए हैं अपने अपने मुल्कों में? कौम अपने अपने लोगों को जवाब दें, इस्लाम को जवाब दें, अपने आप को जवाब दें, अपने जमीर को जवाब दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे हालात सख्त खराब हैं। वो मार रहे हैं जिस तरह वो उन्होंने रिटेलिएट करना था, और अमेरिका उनके साथ है, उनको असला भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है। और वो अमेरिका हमेशा, मैं यहां बैठा हूं, वो कहते हैं कि इसराइल की सपोर्ट हमारी इस अनकंडीशनल सपोर्ट है हमेशा के लिए, और उनकी सपोर्ट वो करते रहेंगे। हालांकि हालात अमेरिका के अपने साथ खराब हैं, वेस्ट के अपने हालात खराब हैं। इस वक्त जो है यूक्रेन के ऊपर उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं रशिया ने। लेकिन ये कि जब तक इनकी ताकत है ये दुनिया में अपनी मनमानी करते रहेंगे। और जब और दूसरे मुल्कों के अंदर जिस तरह पाकिस्तान में है, वहां पे इमरान खान साहब से, नवाज शरीफ जैसे, जरदारी साहब जैसे जब तक लीडर पैदा होते रहेंगे, अमेरिका और इसराइल अपनी मनमानियां करता रहेगा। बहुत शुक्रिया साजिद साहब हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन अपना फ़ीडबैक हमें देना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।